हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभी तक हमने पृथ्वी की अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में जाना। और अप्रत्यक्ष स्रोतों से हमें पता चला कि भूकंप अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए आंतरिक संरचना को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। हमने भूकंप के बारे में जाना कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप कितने प्रकार का होता है और कैसे किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं भूकंप के आने से। भूकंप से होने वाली प्रो एंड कॉन्स क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वो है वॉल्केनो और टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो हम ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूपों के बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी घटना कैसे होती है, उनसे निर्मित स्थलाकृतियां कैसी होती हैं और कैसे हम उनका विभाजन करते हैं। अब ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी वह स्थान होता है जहां से गैसें निकलती हैं, राख निकलती है, तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है और लावा निकलता है। अब ये जो परिघटना है, ये अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारा क्रस्ट है और ये जो हमारा इधर का ये पार्ट है, ये इसे हम एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं। तो जो भूकंप और ज्वालामुखी परिघटनाएं हैं वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। ओके, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर कितना है? 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। और इसे हम स्थैनो ध्रुवल वी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेमी सॉलिड अवस्था में है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसमें हम संबंध धारा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ये मैग्मा फटकर विस्फोट दबाव के कारण जब ऊपर फटकर धरातल पर आता है और ये निकलकर लावा धरातल पर फैलता है, तो अब हम इससे ज्वालामुखियों का निर्माण होता है और स्थलाकृति हमें भूदृश्य पे देखने को मिलती है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जब तक ये मैग्मा हमारा, जब तक ये राख, लावा, चट्टानी पदार्थ जब ये पृथ्वी के धरातल के अंदर है, स्टेनोस्फीयर में, तब तक हम इसे क्या कह रहे हैं? मैग्मा बोल रहे हैं। और जैसे ही ये मैग्मा निकलकर पृथ्वी के धरातल पर स्पर्श करता है, यहाँ पर हम खड़े हैं, वहां हमारे स्पर्श करता है, तब इसे हम क्या कह रहे हैं? लावा बोल रहे हैं। अब आप लावा और मैग्मा में अंतर समझ गए होंगे। अगर पृथ्वी के अंदर है तो हम इसे मैग्मा का कह रहे हैं, और ये जब पृथ्वी के धरातल पर ऊपर आ रहा है, हमें दिख रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? लावा बोल रहे हैं। जो अभी भी लावा ये पृथ्वी की बाहर आ रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी में 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। एक तो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, और एक होते हैं एक्सटिंक्ट, निष्क्रिय। एक्टिव वॉल्केनो वो हैं जिनमें आज भी उद्गार हो रहा है, और निष्क्रिय ज्वालामुखी वो उस तरह के ज्वालामुखी हैं जिसमें अब पहले होता था, अब वहां पर ज्वालामुखी उद्गार बिल्कुल नहीं हो रहा है बहुत सालों वर्षों से। ओके, तो आप ये 3 टाइप समझ गए होंगे। और ये जो हमने बताया वो एक टाइप है कि ये लावा आज भी जो जिससे निकल रहा है वो क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। ये अभी हम बता ही रहे थे आपको कि ये जितना भी ये तरल पदार्थ है, ये कहाँ से निकल कर आ रहा है? ये सीधा एस्थेनोस्फीयर से निकल के आ रहा है। और निकल के क्यों आ रहा है ये पदार्थ? क्योंकि होता क्या है कि ये सेमी सॉलिड अवस्था में है, और सेमी सॉलिड अवस्था में होने के कारण मेल्ट फॉर्म में है। और मेल्ट फॉर्म में क्या होता है? ये इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ भी हैं, जैसे यूरियम, थोरियम। तो ये अत्यधिक ऊर्जा निष्कासित करते हैं। तो ये ऊर्जा निष्कासित हो रही है, तो ये ऊपर आने का प्रयास कर रही है। तो ये जब विस्फोट करके भूपर्पट्टी को तोड़कर ऊपर आ रही है, लावा जो हमारी पृथ्वी फैल रहा है, इससे क्या कर रहा है? ज्वालामुखी स्थल रूपों का निर्माण भी कर रहे हैं। लावा पृथ्वी के धरातल के ऊपर है, तब तक हम इसे लावा कह रहे हैं, और जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो इसे हम मैग्मा कह रहे हैं। अब जो पदार्थ, जैसे हम ये वॉल्केनो हुआ और ये जब धरातल पे पहुंचा, तो होता क्या है कि इसमें बहुत से पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, जो धरातल पर पहुंचते हैं। और धरातल पर जब पहुंच रहा है तो इसे हम लावा कह रहे हैं। और धरातल में जब ये पहुंच रहा है तो उसके फ्लूडिटी के हिसाब से, कि होता क्या है, फ्लूडिटी के हिसाब से हम बताते हैं उसका शेप क्या होगा, वो उसमें विस्फोटकता कितनी होगी। ओके, ये हम सब अभी आपको बताएंगे। अब होता क्या है कि जब वो लावा बाहर निकल के आता है, तो उसमें जो मलबा होता है, उसमें जो पदार्थ होता है, उसमें जो फॉर्मेशन होता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होती है, जिसे हम ज्वलखंड शिम बोलते हैं। ज्वालामुखी बम्ब क्या होता है? ये जब लावा
एकदम से निकलता है वातावरण में आकर, ये छोटी सी जब ये जो बूंदें होती हैं ठंडी होती है तो ये फूटती हैं, इसे हम ज्वालामुखी बम कह रहे हैं। राख निकलती है, धूल कण निकलते हैं और गैसें भी निकलती हैं। इसमें गैसें नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और CO2 निकलती है और वाटर वेपर भी निकलती है। और इसमें हम एक और हाइड्रोजन गैस के बाद मेंशन करना भूल गए, हाइड्रोजन के बाद ऑर्गन गैस भी निकलती है। तो ये आपको क्रम अच्छे से पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटीज आने वाले परीक्षाओं में ये पूछ लेता है कि कौन कौन सी गैसें इसमें शामिल होती हैं, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। पूछ लेंगे क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, मैग्नीशियम, तो इनमें से कौन सी गैस नहीं निकलती है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं हम। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गित किया जाता है। ये जो लावा पृथ्वी पर निकल रहा है, तो लावा हमारा दो तरह का होता है। एक तो लावा होता है हमारा एसिडिक और एक लावा होता है हमारा बेसिक। तो एसिडिक लावा जो होता है उसमें हम सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो इसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी, सयांता, जैसे हम सयांता कह रहे हैं, फ्लूइडिटी तरलता, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिससे जो वॉल्केनो का वेंट पाइप होता है वो क्या होता है, चोक करता है और चोक होने के कारण वो अधिक विस्फोटक होते हैं। वैसे ही बेसिक लावा क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और ये काफी इसकी फ्लूइडिटी हाई होती है। फ्लूइडिटी हाई होने के कारण इसमें विस्कोसिटी कम होगी। सयांता, तो ये विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी कम होने के कारण इसकी फ्लूइडिटी हाई रहती है और ये कम विस्फोटक होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारे ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति के कारण इसकी आकृतियों में भिन्नता आती है। अब होता क्या है, अब हम पहला टाइप पढ़ेंगे। आप ये चीज अच्छे से याद रखना, ये कॉन्सेप्ट मेरा ये अदर बुक से आया है, इसमें ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी में ये बताया नहीं है। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो पढ़ेंगे, उसमें आता है सील्ड वॉल्केनोस। सील्ड वॉल्केनो होते क्या हैं? अब बेसॉल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी वो क्या है, सारे सील्ड ज्वालामुखी हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो सील्ड ज्वालामुखी हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती नहीं है। ये कैसे होते हैं? लावा का मिनरल कंपोजिशन होता है वो होता है बेसिक, और ये क्या होते हैं, इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होने के कारण इनकी फ्लूइडिटी हाई होती है और फ्लूइडिटी हाई होने के कारण ये जब निकलता है तो बहुत जल्दी फैल जाएगा। फ्लूइडिटी अधिक होती है और विस्कोसिटी कम होती है, तो इससे जो लावा जो निकलता है तो इसमें क्या है, जब इसकी सयांता कम होगी तो इसमें से जो लावा निकलेगा उसकी सयांता कम होने के कारण ये इसका जो पाइप है वो चोक नहीं करेगा। चोक करता है तभी तो विस्फोट होगा। अब कोई पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, जितने ज्यादा फ्लूइडिटी होगी तो वो पाइप से पानी आराम से निकलता रहेगा। लेकिन अगर वो पाइप में गाढ़ा होगा, पाइप गाढ़ा द्रव होगा काफी, तो वो पाइप में जम जाएगा और जमने के कारण वो उससे निकास हो नहीं पाएगा तो वो फट जाएगा। तो इससे ही हम ज्वालामुखी एसिडिक होते हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, जिनका लावा बहुत कम फ्लूइडिटी होती है और विस्कोसिटी हाई होती है, वो काफी विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। तो सील्ड ज्वालामुखी के बारे में हमने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये बेसल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर जितने भी ज्वालामुखी अभी तक पाए गए हैं उनमें से सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। इनकी ये तरल लावा होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत बड़े सरफेस एरिया में फैली होती है, बहुत 100, 200, 300, 400 किलोमीटर वर्ग एरिया में ये फैले रहते हैं। तो इसका सील्ड ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा ये हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पे ज्वालामुखी है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। हवाई द्वीप हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में,
उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में पाई जाता है, हवाई द्वीप वहां पर पाया जाता है। तो वहां पर आप उसकी लोकेशन मैप में जाके देख सकते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, जो हमारा सील्ड ज्वालामुखी है, इसका जो कंपोजिशन होता है ज्वालामुखी, ये मुख्यतः बेसॉल्ट से निर्मित होते हैं। और जो बेसल्ट होता है ये क्या होता है, ये बेसिक लावा है, क्षारीय लावा। बेसोल्ट चट्टान से बने होते हैं, चट्टान से, और इसे क्या कहते हैं, बेसिक लावा। बेसिक लावा के बारे में आपको बताया था, इनकी फ्लूइडिटी अधिक होती है, विस्कोसिटी कम होती है और कम विस्फोटक होते हैं, और जिस कारण ये बहुत अधिक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पढ़ेंगे ही कि यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण ज्वालामुखी का ढाल तीव्र होता है। अब जितना ज्यादा इसकी ये जो लावा है हमारा निकल रहा है, इसे इसकी फ्लूइडिटी जितनी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा फैलेगा, ओके। और इनकी हाइट भी कम होगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं स्लाइड में। इन जो ये हमारे सील्ड वॉल्केनो होते हैं, इनकी हाइट बहुत कम होती है और इनका सरफेस एरिया, इनका क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये तरल होने के कारण बहुत अधिक क्षेत्र में फैलते हैं। और होता क्या है कि अगर इनके निकास में, ये हमारा जो निकास है, अगर इसमें कभी क्या है, पानी वगैरह रेनफॉल के कारण अगर इसमें पानी चला जाता है तो क्या होता है, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। वहां पर होता है पानी चला गया, अंदर काफी टेम्परेचर वो है, तो वो क्या होता है, जलवाष्प के द्वारा काफी विस्फोट होता है उसमें, तो उसे हम ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं, ओके। क्योंकि उनकी श्यानता कम होती है, फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब होता क्या है कि इन ज्वालामुखियों से जो लावा होता है वो फुहारे के रूप में बाहर आता है, क्योंकि फ्लूइडिटी बहुत अधिक है, तो ये फुहारे के रूप में जो बाहर आता है, तो वहां पर क्या होता है, उनके निकास पर आप देख रहे होंगे, उनके निकास पर ये कोन सा बन जाता है, ये कोन दिख रहे हैं, शंकु बन जाता है, ये शंकु शेप में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंडर कोन कहते हैं, सिंडर शंकु कहते हैं हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए सिंडर कोन। और ये हम देख रहे होंगे, ये हमारा जो शील्ड वॉल्केनो है, ये जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये हमारा ऊपर जो फवारे के रूप में निकलता है, इससे हमारे ये क्या है, सिंडर शंकु का निर्माण हो रहा है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट ज्वालामुखी टाइप है वो है कंपोजिट वॉल्केनोस, मिश्रित ज्वालामुखी। अब ये होता क्या है कि इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा ठंडे व श्यान गाढ़ा चिपचिपा लावा होता है। तो अब हमने बताया आपको कि लावा क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक होता है और एक होता है बेसिक। तो एसिडिक लावा में क्या होता है कि इनका जो फ्लूइडिटी होती है वो कम होती है और विस्कोसिटी हाई होती है, और विस्कोसिटी हाई होने के कारण इनका पाइप में वेंट चोक होता है पाइप, तो विस्फोटक भी, ये इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं काफी विस्फोटक भी होते हैं। तो हम अब आपको मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाएंगे। अब ये हमारा मिश्रित ज्वालामुखी का ये जो पाइप है, वेंट है, इससे होता क्या है, ये जो ज्वालामुखी यहां से निकल रहा है तो ये बहुत श्यानता है, चिपचिपा है, ठीक है। तो पाइप वेंट हो जाता है, जम जाता है, तो होता क्या है कि ये इधर से भी निकलने लगता है। तो ये हमारे मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजिट वॉल्केनो के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जगह निकल ली, यहाँ से लावा निकल रहा है, और इनकी अधिक फ्लूइडिटी कम होने के कारण इनकी तरलता कम है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, उसके कारण इनकी लंबाई भी अधिक होती है। ये काफी विस्फोटक होते हैं, बहुत ही विस्फोटक होते हैं इस तरह के ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी काफी विस्फोटक ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। और इस लावा के साथ जो भारी मात्रा में जो पदार्थ निकलते हैं, उसमें पायरोक्लास्टिक डेब्रेस होती है, पदार्थ होते हैं, राख होते हैं, जो धरातल पर पहुंचती है। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था, ये जो राख वगैरह निकलती है जब ये पाइप चौक हो जाता है, तो ये दरारिये इधर फिजर वॉल्केनोज भी कहते हैं इन्हें, छोटे छोटे ये पैरासाइटिक वॉल्केनोज आते हैं, तो इधर दरार के कारण इधर जम जाते हैं और निकलते हैं दूसरी जगह से, तो इन्हें ही हम कंपोजिट वॉल्केनोज कह रहे हैं। अब ये क्या होता क्या है कि ये आप देख रहे होंगे कि इनकी हाइट कितनी अधिक है, क्योंकि होता क्या है कि जो मिश्रित ज्वालामुखी है ये एसिडिक लावा होते हैं इनका, एसिडिक लावा होने के कारण इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने से इनकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, और फ्लूइडिटी कम होने से इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है। जितने ज्यादा श्यानता होगी उतना ही ज्यादा इनका जो वेंट होता है, पाइप होता है, वो ज्यादा चोक करेगा, और चोक करने से क्या होता है, ये ज्यादा विस्फोटक होते हैं ज्वालामुखी। तो जितने भी आपको मिश्रित ज्वालामुखी दिखेंगे वो बहुत ही, जिनकी हाइट बहुत अधिक होती है, वो सारे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं।
ओके। थर्ड टाइप अब इसकी में पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ ज्वालामुखी वॉल्केनो में कैल्डेरा, ज्वालामुखी कुंड। जो पार्ट है कैल्डेरा, ये ज्वालामुखी का ही पार्ट है। इसमें होता क्या है, ये कैल्डेरा टाइप के जो ज्वालामुखी होते हैं सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। होता क्या है कि जैसे ये हमारा ज्वालामुखी है, अब इसमें क्या है कि ये जो जगह होती है यहाँ पर, ये हमारा जो ज्वालामुखी है और ऊपर ये सीडर जो कोन बनता है, इसमें होता क्या है कि जलवाष्प वगैरह निकलती रहती है, ये हमारा राख वगैरह यहाँ से वेंट पाइप से निकलती है। ये जो ऊपर का ढांचा होता है हमारा, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इससे निकलता रह रहा है मटेरियल, लावा निकल रहा है, राख निकल रही है, गैसें निकल रही हैं इससे। अब ये क्या होता है, जब समय समय के बाद जब इससे लावा निकलता है, थोड़े समय के बाद ये गिर जाता है, तो इसकी हाइट क्या होती है, कम होती है, और ये पूरा धंस के नीचे गिर पड़ता है। तो लावा जो गिरने से ये जो गड्ढा बनता है, इसमें कभी कभी बाद में क्या होता है कि पानी बरसता रहा तो इसमें ये कैल्डेरा लेक बन जाती है। ओके, तो इस गिरे हुए भाग को ये धंस जाता है, पूरा गिर जाता है, जिससे इसकी हाइट भी कम हो जाती है। तो इस गिरे हुए भाग को हम क्या कह रहे हैं, हम कैल्डेरा कह रहे हैं, ज्वालामुखी का कुंड कह रहे हैं। और ये बहुत अधिक समय के बाद जब इसमें लावा निकलना बंद हो जाता है, तो इसमें जल भराव हो जाता है, जिससे हम बाद में से क्रेटर लेक कहते हैं। जिसका एक सिंपल सा उदाहरण है मुंबई में लोनार झील का। और इनका ये विस्फोटक रूप इतना बड़ा, जब ये बड़ा सा मुंह इनका बन जाता है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो कैल्डेरा है, इनका विस्फोटक रूप हमें ये भी बता देता है, जो मैग्मा का जो भंडार है वो बहुत विशाल भी है और बहुत अधिक पास भी है। पास कैसे, पास कितनी है, ये एस्थेनोस्फीयर से भी आ रहा है। तो हमें पता लग रहा है कि जो लावा हमारे पृथ्वी पर आ रहा है, मैग्मा निकल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैग्मा बोल रहे हैं, और पृथ्वी की संरचना पे आके लावा निकल के आ रहा है, विस्फोट हो रहा है, तो उससे हमें पता चल पा रहा है कि हमारे ये बहुत ही नजदीक है। और इनके द्वारा जो निर्मित पहाड़ी है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही प्रतीत होती है। बेसोल्ट प्रवाह क्षेत्र, फ्लड बेसाल्ट प्रोवेंस। अब फ्लड बेसाल्ट, इसके नाम से ही हम समझ रहे होंगे, फ्लड बाढ़ का मतलब जितना अधिक जो फैल रहा है, लावा जो बाहर आके फैल रहा है। और ये लावा बहुत ही तरल होता है, इनकी फ्लूइडिटी हाई होती है, बहुत फ्लूइडिटी हाई होती है। तो ये किस श्रेणी में आएंगे, ये आएंगे बेसिक लावा। और ये जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, ये बहुत ही अधिक चौड़े होते हैं, बहुत ही सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक ये फैलते रहते हैं। और इसमें आपको जब अभी मैं पूछूंगा इसमें नई रॉक कौन सी होगी, जैसे ये लावा निकल रहा है, इसमें ये फैल रहा है बहुत ही फ्लूइडिटी के कारण, तो ये तो जो अभी यहाँ पर इन पॉइंटों पे होगा, ये सबसे पुरानी रॉक होगी। और जो लावा नई निकल रहा है, उसका जो ठंडा सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बन रही है, वो न्यू रॉक होगी। तो भारत, हम इसके बहुत से उदाहरण देख सकते हैं कि जो हमारा डेक्कन, इंडिया का डेक्कन ट्रैप है, वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का उदाहरण है, और जिस पर वर्तमान में महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है। और ये हम लास्ट टाइप है वोल्केनो का, वो है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज कहते हैं हम। जैसे ये तो हमारा ये उत्तरी अमेरिका है, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, और ये इधर पड़ता है, ये पूरा है अटलांटिक ओशियन। और ये जो मध्य महासागरीय कटक, जो मिड ओशियनिक रेंज होती है, ये महासागरों में उद्गार करता है। महासागरों से नीचे जब उद्गार होगा, तो ये जब फैलेगा, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मध्य महासागरीय कटक कह रहे हैं। ये जो इनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं, वो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी हैं। जैसे हम एक ये आपको दिखाएंगे, ये मिड ओशियनिक रेंज है अटलांटिक ओशियन की, और लावा इससे दरारों से निकल के चारों तरफ फैल रहा है। ये बहुत लंबी, ये 70,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। और इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार क्या होता है, उद्गार होता रहता है। तो इससे आप, जैसे यहाँ से लावा लगातार निकल रहा है, और जितनी दूर ये फॉर्मेशन पहुंच रहा है, ये क्या है, ओल्ड रॉक्स है, और ये क्या है, न्यू रॉक्स है। तो आप ये चारों टाइप पढ़ चुके होंगे, चारों टाइप अच्छे से समझ चुके होंगे। सील्ड वॉल्केनो के बारे में पढ़ाया, कैल्डेरा के बारे में पढ़ाया, सिंटर कोन के बारे में पढ़ाया, कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में पढ़ाया, मिड ओशियनिक रिज के बारे में पढ़ाया। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।